डियर स्टूडेंट, आज हम फुल टेस्ट 1 का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे जूलॉजी का। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग बीटी टॉक्सिन, और ये माइक्रोब्स चैप्टर से है। बीटी टॉक्सिन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल इंसेक्ट स्पीसीज। नहीं, क्यों हमें पता है कि जो बैसिलस thuringiensis प्लांट है उसका जो प्रोटॉक्सिन है इट इज इफेक्टिव फॉर सम इंसेक्ट ग्रुप्स लाइक लेपिडोप्टेरा, कोइलेप्टेरा एंड डिप्टेरा। ये सबको वाइड रेंज में नहीं मारता क्योंकि बायो कंट्रोल एजेंट्स में नैरो स्पेक्ट्रम्स का ही यूज होता है जिससे कि वो कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को ही किल करे। तो इसलिए इसमें आंसर बी आ रहा है। बाकी अगर आप देखो कि बीटी टॉक्सिन्स आर हार्मफुल टू ह्यूमंस, ऐसे हमारे बुक में कुछ लिखा नहीं है, तो हमने बस इतना ही पढ़ा है कि माइक्रोब्स में जब भी पहले बैसिलस thuringiensis का जो स्पोर्स है बैक्टीरिया का, वो छोटे छोटे पैकेट्स में वो सेल करते थे, उसे वाटर में मिक्स करके फ्रूट्स और ब्रेसिका प्लांट्स में छिड़कना पड़ता है, जिससे कि जो भी कैटरपिलर्स है उस पर्टिकुलर ग्रुप्स के वो कैटरपिलर्स उसे आए, खाए और उसके अल्कलाइन जूस में जाके वो एक्टिव टॉक्सिन बने और उसे मार डालें। समझ गए? सेम ही चीज आपको बाद में बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में भी बताया गया है, जिसमें हम उस क्राइजीन को यूज करते हैं और पूरे प्लांट को ही ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक हमारे बुक में नहीं है, इसलिए ये आपको सही नहीं पकड़ना। डी में बीटी टॉक्सिन्स और सिंथेटिक केमिकल्स, ये तो बिल्कुल नहीं है कि वो इंसेक्टिसाइडल उसका एक्टिविटी है, ये सिंथेटिक केमिकल नहीं है। तो इसलिए इसमें बेस्ट आंसर 136 का बी आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 137। क्वेश्चन नंबर 137 बहुत सिंपल है, ये एनिमल किंगडम से आपको पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप्स एग्जिबिट बोथ मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमें ये पता है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन आर्थ्रोपोडा में भी है, एनिलिडा में भी है और कॉर्डेटा में भी है, लेकिन यहाँ पे और एक पॉइंट डाला गया है जिसको हम बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अगर हम इसमें देखें मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसमें आ रहा है लेकिन इसमें क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, इसलिए आंसर नहीं होगा। इसके केस में है ये करेक्ट आंसर है कि उसमें मैथमेटिक सेगमेंटेशन और ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम दोनों ही आ रहा है, तो इसलिए आंसर आपको ये मार्क करना था। मोलास्का के केस में मैथमेटिक सेगमेंटेशन है नहीं और इसमें ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। एकानोडर्मेटा में मैथमेटिक सेगमेंटेशन नहीं है, ठीक है, ये है नहीं, और इसमें कोई भी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। इन दैट बेसिस आंसर आपका बी आ रहा है, तो इसलिए आपको इसमें बी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 आपको पूछा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। इसमें देखते हैं मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली ऑकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स कैन आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द इस्थमस रीजन। तो ये आपको मार्क करना है, इसमें बहुत सारी स्टेटमेंट है, तो लास्ट में हम ऑप्शन चूज करेंगे कौन सा करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सो इन दैट बेसिस ये इनकरेक्ट आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इस्थमस रीजन लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होना चाहिए था, या तो होना चाहिए था एम्प्यूला और या तो होना चाहिए था एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन। आप हमेशा याद रखना क्योंकि इस्थमस एक ऐसा एरिया है फेलोपियन ट्यूब में नियर द यूट्रस जहाँ पे क्लीवेज स्टार्ट होता है, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट साइट। अगर हमारे बुक में एम्प्यूला लिखा है वो करेक्ट है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के समरी में एम्प्यूलर इस्थमस जंक्शन लिखा है तब भी वो करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे इस्थमस डायरेक्टली लिखा है, एम्प्यूला का इसमें जिक्र ही नहीं किया, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। फिर नेक्स्ट देखते हैं द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रायो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड। हमें ये पता है कि जो प्लेसेंटा है वो कनेक्ट रहता है एम्ब्रायो से, ग्रोइंग एम्ब्रायो से, विद द हेल्प ऑफ अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखना है मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस दैट इज मूव फर्दर इनटू द यूट्राइन कैविटी। ये भी करेक्ट है। इसमें ये पढ़ना मैं भूल गई थी, इसमें देखो बिफोर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरोनिक विले। इसमें बिफोर नहीं होगा, इसमें होना था आफ्टर इम्प्लांटेशन। हमेशा याद रखना जब भी इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद ट्रोफोब्लास्ट से कोरोनिक विली निकलता है, बिफोर गलत होगा, आफ्टर इम्प्लांटेशन कोरोनिक विली बनता है, ये हमेशा याद रखना, आफ्टर इम्प्लांटेशन। ओके, सो इन दैट बेसिस हमारा 1 और 2 दोनों गलत आ रहा है, 3 और 4 दोनों करेक्ट आ रहा है, इसलिए आपको आंसर इसमें सी मार्क करना था। ओके, तो 138 हम डिस्कस कर चुके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 139। क्वेश्चन नंबर 139 केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से है। देखते हैं इसमें क्या है। स्टेटमेंट 1 है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। तो ये करेक्ट है, क्यों हमें पता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 हिस्सा होता है। जोना आपका फर्स्ट पार्ट होगा ग्लोमेरुलोसा, सेकंड पार्ट इज जोना फेसिकुलेटा एंड थर्ड वन इज जोना रेटिकुलरिस। तो जोना फेसिकुलेटा से जो हार्मोन निकलता है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है और स्ट्रेस के दौरान ये ज़्यादा हेल्पफुल है। और एक चीज़ याद रखना
कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का प्रिंसिपल हार्मोन क्या है, कॉर्टिसोल है। और जब भी हमें ग्लूकोज लेवल बढ़ाना होता है ब्लड का, तो हम हर एक तरह का फूड को तोड़ते हैं, जैसे कि प्रोटीन को, लिपिड को, या तो ग्लाइकोजन को। तो प्रोटियोलाइसिस करते हैं, लाइपोलाइसिस करते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं, सब कुछ होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सपोर्ट ब्लड प्रेशर रेगुलेशन एंड इन्फ्लुएंस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये भी करेक्ट है। देखो, स्ट्रेस के दौरान शुगर लेवल बढ़ता है, अगर शुगर लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले मॉलिक्यूल्स, एक है शुगर, इधर आ गया आपका सोडियम, ऐसे बहुत सारे और भी मॉलिक्यूल्स है जिससे बढ़ता है। बट मेनली जब शुगर बढ़ता है और सोडियम बढ़ता है, तब हमारा जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर, वो भी बढ़ेगा और किडनी की तरफ ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा। और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो कि नॉर्मली 125 ml पर मिनट होता है, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सो इन दैट केस ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आप ये सोचोगे कि ये स्टेटमेंट हमारे बुक में नहीं है, ये मैम ने कहाँ से दे दिया, ये एक्सक्रीशन से मैंने बिल्कुल नहीं दिया, ये आप समरी में पढ़ोगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन के समरी में ये लाइन मेंशन है, इसलिए हमने ये डाला है। तो इसमें अगर आप देखो आंसर आपका आ रहा है ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 139 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 भी माइक्रोब से दिया गया है। इसमें देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्विस चीज इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क विद बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मिंग कैरेक्टरिस्टिक होल्स इन द चीज। हमें पता है कि जो स्विस चीज है वो प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी से बनता है और उसमें बड़े बड़े होल रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन के लिए, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज इज अ बैक्टीरियल एंजाइम यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरियल पैथोजेंस। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज हमें पता होना चाहिए ये क्या है। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज अ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। इसका रोल होता है जब भी हमारे कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई प्लेक फॉर्मेशन होता है या तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस के थ्रू हम प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करके प्लाज्मिन बना के फाइब्रिन को ब्रेक करते हैं, जिसे हम क्लॉट बोलते हैं। फिर हमारे ब्लड को जो फाइब्रिन है वो क्लॉट है टूट जाता है और फाइब्रिनोजन बनता है, जिससे कि जो ब्लड का फ्लो है फिर से शुरू हो सके। सो इन दैट केस अगर हम देखें, यहाँ पे ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है स्ट्रेप्टोकाइनेस के रेफरेंस में, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसलिए आपको यहाँ पे बी मार्क करना था, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। आप एक चीज लिख लेना, अगर आपको कंफ्यूजन हुआ है, मैं थोड़ा सा लिख के इसमें दूं कि स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस से बनता है, एक बैक्टीरिया से। उसका और एक नाम है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कभी आ सकता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ओके, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। और एक नाम है इसका आपके बुक में, क्लॉट बास्टर। क्लॉट मतलब होता है फाइब्रिन। तभी करता क्या है, इसका काम होता है जब भी हम इसे कोरोनरी आर्टरी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्टेड इनसाइड द कोरोनरी आर्टरी क्या है, जो हार्ट वॉल सर्कुलेशन में इन्वॉल्व्ड है, कोरोनरी आर्टरी। अगर मान लो कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्लॉट है, तब ये जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, ये प्लाज्मिनोजन जो हमारे ब्लड में इनएक्टिव होकर रहता है, इसे ये स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस मैंने लिखा, ये इसे कन्वर्ट करके प्लाज्मिन बनाएगा। इतना तुम समझे। अब ये जो प्लाज्मिन है, यहाँ पे देख लेना एक बार, स्ट्रेप्टोकाइनेस टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, जिसे हम क्लॉट बास्टर बोलते हैं। और कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर कोई क्लॉट बना, फाइब्रिन बना बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, तब उस फाइब्रिन को तोड़ने के लिए हम इस स्ट्रेप्टोकाइनेस को इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि वो फाइब्रिन जो कि क्लॉट है उसे ब्रेक करे और सोल्यूबलाइज कर पाए। ओके, तब वो फाइब्रिनोजन बन जाएगा और जो ब्लड है जो रुक गया था, उसका फिर से फ्लो हल्का फुल्का सा स्टार्ट हो सकता है, सो दैट हार्ट वॉल को ब्लड अच्छे से मिले और उसका पंपिंग एक्टिविटी जारी रहे। समझ गए। और हार्ट अटैक से भी ऑटोमेटिकली हम उसे बचा सकते हैं। सो इन दैट केस आपको इस तरह से इस चीज को याद रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, देख लेना। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 बायोटेक्नोलॉजी से है। देखते हैं इसमें क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टीआई प्लाज्मिड एंड रेट्रोवायरसेस। हमें पता है कि टीआई प्लाज्मिड इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन बैक्टीरिया में है। और टीआई प्लाज्मिड में एक वो होता है, पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं टीडीएनए। और इस पर्टिकुलर टीआई प्लाज्मिड में कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट होता है जिससे कि प्लांट उसे अलाउ कर देता है टू एंटर इनसाइड विदाउट एनी हेल्प, इसलिए हम इसे नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी बोलते हैं। ओके, तो टीडीएनए को अगर हम हटा दे और कोई भी हमारा जीन उसमें डाल दे, डिजायर्ड पीस ऑफ जीन जिससे हमें प्लांट को ट्रांसफॉर्म करना है, तब हम टीआई प्लाज्मिड को यूज करते हैं फॉर प्लांट सेल ट्रांसफॉर्मेशन। और तब इस टीआई प्लाज्मिड का नाम हो जाता है डिसआर्म्ड पैथोजन, क्योंकि हमने टीडीएनए को हटा दिया।
समझे? तो टीडीएनए हट जाएगा तब हम उसे डिजार्म पैथोजन बोलते हैं। मैं बिफोर स्टार्टिंग द ऑप्शंस मैं थोड़ा समझा लूँ जिससे कि आप तुरंत समझ जाओ, और थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता भी रही हूँ जिससे कि आगे के फुल टेस्ट में आपको हेल्प मिले। ये मान लो टीआई प्लाज्मिड है और ये टीडीएनए है। टीडीएनए प्लांट के अंदर जब भी प्लांट सेल में हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अगर ऐसे ही इंट्रोड्यूस करा दिया तो वो ट्यूमर कॉज करेगा। तो अगर मैंने इस हिस्से को हटा दिया, हटा के मैंने अपना डिजायर्ड पीस ऑफ जीन डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो प्लांट है ऐसे ही टीआई प्लाज्मिड को ले लेगा जैसे कि वो नेचुरली लेता था। तब हमारा फ़ायदा क्या हुआ, हमने एक नए जीन को एक प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस किया और जो भी डिजायर्ड प्रॉपर्टी हमें उस प्लांट में चाहिए था हमें वो मिल जाएगा। सो इन दैट केस उसका ये रोल है, समझ गए? तो नेक्स्ट है आपका रेट्रोवायरस। ये हमें पता है कि रेट्रोवायरस एक ऐसा क्लास है जो कि नॉर्मली बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं, जिसमें आ जाता है HIV भी, एड्स भी होता है। तो मान लो कि मैंने रेट्रोवायरस के कैप्सिड के अंदर से उसका जो जेनेटिक मटेरियल है जिससे वो हमें बीमार करता है वो हम निकाल लिए, और बाकी जो डिजायर्ड पीस ऑफ जीन है जो मुझे किसी भी ह्यूमन सेल में या किसी भी सेल में इंट्रोड्यूस करना है, एनिमल सेल में, हम वो डाल सकते हैं, सेम लाइक योर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन का टीआई प्लाज्मिड, तब भी तो वो डिजार्म पैथोजन कहलाएगा। सो यहाँ पे आपको क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टीआई प्लाज्मिड एंड रेट्रोवायरस। यहाँ पे कंपेरिजन है। तो नंबर ए, टीआई प्लाज्मिड इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू इंट्रोड्यूस जीन्स इनटू प्लांट सेल। ये तो आपका क्लियर है, तो ये करेक्ट आ रहा है ना, ये करेक्ट लिख लेते हैं हम, सी correct. Retroviruses is used in gene therapy that can integrate their genetic material into the host genome. Yes, ये correct है। इस पे थोड़ा सा हम चर्चा कर ले, बात कर ले। जीन थेरेपी अपने SCID पीछे लिखा हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में जीन थेरेपी, SCID वर्ड नहीं है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। उसके केस में आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो 4 ईयर गर्ल चाइल्ड है 1990, उसमें क्या लिखा था, उसका जो वो है बी सेल्स और टी सेल्स वो मैच्योर नहीं होता, क्योंकि उसमें जो जीन है एडेनोसाइन डीएमिनेज, एडेनोसाइन डीएमिनेज एडीए जीन इनएक्टिव है। तो हमें क्या करना है, वही जीन को उसके इमेच्योर बी सेल्स और टी सेल्स को में डाल के फिर उसे इंजीनियर्ड बना के फिर उस बच्चे में डालना है। आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड डालने से परमानेंट क्योर नहीं होगा, और अगर हमने एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसे इंजीनियर्ड सेल्स को डाला, उसे बदल के डाला जीन, एक्टिव जीन को, तब ऑटोमेटिकली वो एडेनोसाइन डीएमिनेज सारे लाइफ में ही प्रोड्यूस करेगा। मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में डालने से मतलब ये परमानेंट क्योर के कैटेगरी में गिर सकता है। तो आपको याद होगा, आगे भी हम बात करेंगे, ठीक है, एग्जाम्स में। तो अभी आपको सिंपल याद रखना है कि जो भी बी में दिया है ये भी करेक्ट है, क्योंकि रेट्रोवायरस हम यूज करते हैं फॉर जीन थेरेपी और टीआई प्लाज्मिड हम यूज करते हैं फॉर द प्लांट सेल ट्रांसफॉर्मेशन, और दोनों ही डिजार्म पैथोजन है। सो इन दैट बेसिस ए बी दोनों करेक्ट आ रहा है। फिर आया सी, टीआई प्लाज्मिड इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस फॉरेन जीन्स इनटू एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ये है प्लांट सेल के लिए। तो यहाँ पे अगर प्लांट सेल होता तो करेक्ट होता, तो ये इनकरेक्ट में आ गया। तो इन दैट बेसिस आपको सी मार्क करना था। डी में फिर देखते हैं क्या है, डी में भी ये करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको जो समझाया उससे आप पकड़ लोगे। द टीआई प्लाज्मिड इज अ सर्कुलर डीएनए फाउंड इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन दैट इज यूज्ड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट्स। और ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, बिकॉज उसे कोई भी हेल्प नहीं चाहिए प्लांट सेल में एंटर करने के लिए, वो खुद ब खुद घुस जाता है, बिकॉज उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो केमिकल्स फाइटो हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, और उस प्लांट इजीली उसे अलाउ कर देता है उसके सिस्टम में एंटर करने के लिए। ओके, तो इसमें आंसर आपको सी मार्क करना था, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 142 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 142 आपको पूछा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, आप देख लेते हैं। चलो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डायरेक्टली डिक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन एडिंग इन द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज। हमें ये पता है कि जब भी हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन एक साथ सैचुरेट होते हैं तो उसे क्या क्या कंडीशन चाहिए, तब उसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, टेम्परेचर लो चाहिए, PCO2 कम चाहिए, वो तो होगा ही कम अगर PO2 ज़्यादा है, जो कि एल्वियोली में पॉसिबल है। साथ ही साथ pH जो होता है हाई चाहिए, और H+ कंसंट्रेशन लेस चाहिए। सो इन दैट बेसिस उसे एक ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पे PO2 ज़्यादा है मेनली, ठीक है, जिससे कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंड कर सके एक साथ एल्वियोली में। उसके साथ साथ आपको H+ क्या चाहिए, कम चाहिए, जिससे pH हाई हो, और टेम्परेचर लो चाहिए। दिस आर सर्टन कंडीशन जो कि एक हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से सैचुरेट कराता है। जस्ट ऑपोजिट सोचो, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएट कैसे होता है, वही आपको यहाँ पे मार्क करना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डायरेक्टली डिक्रीजेज द एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, जिससे कि वो डिसोसिएट हो। यहाँ पे ये मीन कर रहा है एडिंग इन द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू, जिससे ऑक्सीजन टिश्यू में जा पाए। तो इसमें इंक्रीज टेम्परेचर एंड डिक्रीज pH होगा, क्योंकि टेम्परेचर कैटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए टिश्यू एरिया के आसपास ज़्यादा होगा, समझ गए। साथ ही साथ आपका pH क्या होगा, लो होगा, क्योंकि H+ जनरेशन होता है। सो इन दैट केस आपको आंसर इसमें ए मार्क करना था, समझ गए।
ए, ये ध्यान रखना। और हमेशा ही मैं पहले भी पार्ट टेस्ट में बहुत बार बोल चुकी हूँ, आप एक चीज़ लिख लेना कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन एसोसिएशन इज सेम लाइक हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन एंड हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन इज सेम लाइक हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड एसोसिएशन। उसको लिख लेना पॉइंट्स एक साथ और उसको अच्छे से एक बार देख के जाना, जिससे कि क्विकली आप उस आंसर को मार्क कर पाओ। ओके, अच्छा, इसको हम लोग वो भी बोलते हैं ना, बोर्स इफेक्ट पढ़े थे ना, बोर्स इफेक्ट भी बोलते हैं। बोर्स इफेक्ट करके हमारे बुक में लिखा नहीं है, लेकिन वो नाम मेंशन ना करे, लेकिन इस तरह से आएगा कि वो कौन कौन से फैक्टर है जो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को डिसोसिएट करता है या तो एसोसिएट करता है। ओके, ये ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। 143 में द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। हमें पता है कि हार्डी-विनबर्ग एक ऐसा वो है थ्योरी है जिसमें बताया है जीरो इवोल्यूशन। दैट मीन्स इन अ लार्ज इरेगुलर रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, हार्डी-विनबर्ग के हिसाब से वहाँ पे इवोल्यूशन नहीं होता इफ नॉट अफेक्टेड बाय जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, म्यूटेशन। ओके, तो उसमें से एक जेनेटिक ड्रिफ्ट आता है। व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? जेनेटिक ड्रिफ्ट एक ऐसा चीज है जो स्मॉल पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल है और ये बाई चांस होता है। ये टर्म्स आप मत भूलना। ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट में इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल पॉपुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भूलना नहीं है। सेकेंडली आपको भूलना नहीं है ये बाई चांस है। मान लो कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ हुआ, अचानक से सिस्टम को पता ही नहीं, अचानक से नीश उनको बदलना पड़ा, या बहुत सारे एनिमल्स एक साथ मर गए, उसमें से कुछ बच गए और फिर उनको मूव करके कहीं और जाना पड़ा जहाँ पे उनको एक नया नीश मिला। नीश मतलब इज अ कम्बिनेशन ऑफ क्लाइमेट, फूड, हैबिटेट, एवरीथिंग। जैसे वो थे, जैसे वो रहते थे, जिस चीज़ से वो अडप्ट थे, वो सब उनको भुला के कहीं और जाके अपने आप को अडप्ट करना पड़ा। तब उसमें जो कुछ एलील्स है जो इनएक्टिव थे पहले, वो एक्टिव होने लगे और धीरे धीरे उसी के पाइलिंग अप से धीरे धीरे उसमें चेंजेस आने लगे। चेंजेस जब आया, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन चेंज हुआ और पेरेंटल स्टॉक से एक नया स्टॉक बनना शुरू हुआ जिसको हम स्पेसिएशन भी बोलते हैं। और उसी स्पेसिएशन के लाइन में उसका टर्म एक यूज किया है फाउंडर इफेक्ट। मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट में आपको दो कॉन्सिक्वेंस मिलेंगे। पहले तो एक्सटिंक्शन का चांसेस है बहुत कम होने के बाद, अगर वो एनिमल या तो कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी एक नए जगह पे अपने आप को एडप्ट कर ले और कुछ नए एलिल्स को एक्सप्रेस करके, इनएक्टिव एलिल्स को एक्टिव करके अपने आप को उस जगह से उस जगह के हिसाब से ढाल ले, एक्लेमेटाइज हो, अडैप्ट हो जाए, सब इन दैट केस तुम बोल सकोगे कि वो फाउंडर इफेक्ट है, जिसमें वो पेरेंटल स्टॉक से जो पहले वाले स्टॉक है डिफरेंट रहेंगे। सो इन दैट केस दिस इज अ कंसिक्वेंस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो आपको इसमें आंसर जेनेटिक ड्रिफ्ट मार्क करना था। ये आप समझ ही गए होगे, नेचुरल सिलेक्शन मार्क नहीं करना होगा। आप ध्यान रखना ये जेनेटिक ड्रिफ्ट से ही लिंक कर रहा है, उसी का कंसिक्वेंस है और बुक में डायरेक्टली लिखा भी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। ओके, 144 में दिया है बायोमोलिकुलर से असर्शन चिटिन इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड द सेल वॉल ऑफ फंजाई। देखते हैं रीजन करेक्ट है कि नहीं। चिटिन इज अ पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन मोनोमर्स व्हिच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन फंगल सेल वॉल्स एंड आर्थ्रोपोड स्केलेटन। ये आपको देख के ही पता चल गया होगा कि रीजन असर्शन को बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि चिटिन एक होमोपॉलीसेकेराइड है जस्ट लाइक ग्लाइकोजन, स्टार्च, इन्यूलिन, सेलुलोज, और ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, उसमें एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन रहता है और ये पॉलीमराइज होके एक्सोस्केलेटन बनाने में, दैट इज योर वो गिजर्ड बनाने में, इन सर्टेन केसेस सेल वॉल ऑफ फंजाई में, सब में हेल्प करता है। ओके, तो इसमें आंसर आपको ए ही मार्क करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के ड्रग्स एंड अल्कोहल पार्ट से है। इसमें देखते हैं हेरोइन acts by binding to receptors in the central nervous system and gastrointestinal tract known as opioid receptor, जो डायरेक्टली हमारे बुक में मेंशन है। ओके, हमें पता है कि हेरोइन इज बनता क्या है, किससे बनता है, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बनता है, और वो मॉर्फिन जो है वो लेटेक्स से डिराइव होता है फ्रॉम द पॉपी प्लांट। तो पॉपी प्लांट के लेटेक्स से मॉर्फिन बना, वो पेन किलर है, उसके एसिटाइलेशन से हेरोइन बनता है, जिसे हम हेरोइन का और एक नाम क्या है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ओके, सो आपको पूछा है कि कौन से रिसेप्टर से वो अटैच होता है। ऑपियोइड रिसेप्टर होता है हमारे बॉडी में, उसे अटैच होता है इफ समबडी इज टेकिंग इट। ओके, तो इसमें सिंपल था आंसर, आपको इसमें सी मार्क करना था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146
पूछा गया है कॉकरोच से। इसमें आपका बहुत सिंपल है, देखो इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन अ कॉकरोच प्राइमरली फंक्शन इन एक्सक्रीशन। तो हमें पता है कि नेफ्रिडिया एनिलिडा में है, मेल्पिजन ट्यूब्यूल इंसेक्टा में है और फ्लेम सेल प्लेटेलमेंथस में, तो ये सेट नहीं आया। ग्रीनलैंड क्रस्टेशिया में है, मेल्पिजन ट्यूब्यूल्स इंसेक्टा में है, रेक्टल ग्लैंड्स हमारी बुक में ऐसे कुछ मेंशन नहीं है, मेल्पिजन ट्यूब्यूल्स, फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड, ये कॉकरोच में सेम आ रहा है। सो इसमें आंसर आपको यही मार्क करना था क्योंकि डायरेक्टली ये कॉकरोच के उसमें लिखा ही हुआ है एनसीईआरटी में। ओके, नेक्स्ट है किडनीज, नेफ्रोसाइट्स, हेपेटोसाइट, ये सब नहीं आ रहा है तो इसलिए आपको इसमें सी मार्क करना था। क्लियर हुआ कि कॉकरोच में कौन कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 में देखते हैं स्टेटमेंट 1, पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच इंक्रीजेस द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स इनटू द ब्लड, एंड स्टेटमेंट 2 में है कैल्सिटोनिन इंक्रीजेस द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन इन किडनी। सो इन दैट केस अगर हम देखें कि पैराथायरॉयड, हमें पता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होता है जो कि थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल साइड में छोटे छोटे पी साइज ग्लैंड है, और ये पैराथायरॉन हमारी ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है और बोन के कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करके रेगुलेट करता है। तो इन दैट केस अगर हम देखें पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीजेस द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स इनटू द ब्लड, क्योंकि ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है बोन से लेके, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से लेके, रिनल ट्यूब्यूल से लेके, तो ये करेक्ट है। एक चीज और याद रख लेना कि जो पीटीएच है पैराथायरॉन, वो किडनी के एक हार्मोन के साथ मिलके काम करता है जिसका नाम है कैल्सिट्रियोल। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 2, कैल्सिटिनॉन इंक्रीजेस द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन्स एंड किडनी। नो, बिकॉज पीटीएच एंड कैल्सिटोनिन, जिसको हम थायरोकैल्सिटोनिन भी बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, वो जस्ट ऑपोजिट वे में काम करते हैं दोनों। तो थायरोकैल्सिटोनिन का काम होता है बोन के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना और ब्लड के कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करना बाय डिक्रीजिंग इट, मतलब वो ब्लड से कैल्शियम लेके बोन को देता है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ पीटीएच। इन दैट रेफरेंस अब अगर देखें स्टेटमेंट 1 करेक्ट रहा है और स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वो एब्जॉर्प्शन करता है फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड किडनीज, वो नहीं करता, वो सिंपली ब्लड से कैल्शियम लेके बोन को दे देता है। कौन? थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि थायराइड ग्लैंड के पैराफॉलिकुलर सेल से सिक्रीट होता है, ध्यान रखना। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं किससे है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ये आपको पूछा है फ्रॉम द हिस्टोलॉजी ऑफ ब्लड वेसल्स। तो हमें पता है कि आर्टरीज और वेन्स में बेस्ट डेफिनेशन ऑफ आर्टरी है दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और वेन का क्या था, कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। लेकिन हिस्टोलॉजी के बेसिस पे अगर हम देखेंगे उसके लेयर्स में डिफरेंस है। कहाँ कहाँ पे 3 लेयर होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। इन दैट बेसिस हमें उसे चेक करना है। आर्टरीज हैव थिनर वॉल्स देन वेन्स, ये तो होगा नहीं। Veins have well developed tunica media compared to arteries ना, जस्ट ऑपोजिट लिखा है, गलत। आर्टरीज लाइक इलास्टिक फाइब्रेज, आर्टरी में बहुत ज़्यादा इलास्टिक फाइबर होता है, अगर आर्टरीज में इलास्टिक फाइबर कम होता तो हार्ट का पंपिंग प्रेशर वो झेल नहीं पाता। तो इन दैट केस डी ही करेक्ट होगा। आर्टरीज हैव थिकर ट्यूनिका मीडिया विथ मोर स्मूथ मसल एंड इलास्टिन फाइबर्स देन वेन। तो ये आपको इसमें आंसर डी मार्क करना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 आपको ह्यूमन डिजीज से पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि एमीबियासिस करता है। तो इसमें डायरेक्ट आपको आंसर ये मार्क करना था, लार्ज इंटेस्टाइन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन आता है इसलिए याद रख लेना, ये टाइफाइड से लिंक था, सल्मोनेला टाइफी से लिंक है। ओके, और लार्ज इंटेस्टाइन पूछेंगे तो आपको याद रखना एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, अगर इंटेस्टाइन पूछेंगे तो आपको याद रखना एस्केरिस, कि वहाँ पे मे भी वो साइट, प्रॉपर साइट, स्पेसिफिक साइट आपको पूछ ले। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 आपको एनिमल किंगडम से पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड विद नो एक्सेप्शन टू इट। ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड ऑल आर पोइकिलोथर्मिक। देखो करेक्ट तो है लेकिन ऑल रेप्टाइल्स नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल और एलिगेटर। सो इन दैट केस ये निकल जा रहा है। नेक्स्ट है ऑल मेंबर्स ऑफ साइक्लोस्टोम्स आर डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है, डिवॉइड ऑफ स्केल एंड पेयर्ड फिन। ये डिवॉइड वर्ड इज एप्लीकेबल फॉर पेयर्ड फिन एज वेल एज स्केल, मतलब दोनों साइक्लोस्टोम्स के केस में स्केल्स भी नहीं है और अनपेयर्ड फिन्स है, पेयर्ड फिन्स नहीं है। तुम डायग्राम में देखना पेट्रोमाइजन का, तब क्लियर हो जाएगा। उसका फिन एक तरफ है, एक तरफ नहीं है, फिश के तरह नहीं है। फिश के केस में कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस के दोनों में पेयर्ड फिन्स है। ओके, वो ध्यान रखना। तो इसलिए इसमें आंसर बी ही मार्क करना था। बाकी देखते हैं इसमें क्या है। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, तो प्रोटोथेरिया आपका एक वो निकल जाएगा ना, ऑर्निथोरिंकस, वो तो ओविपेरस है। सो इन दैट केस ये गलत आ जा रहा है। नेक्स्ट है ऑल स्पॉन्जिसस मैराइन, क्योंकि हमें पता है स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर
चैप्टर है, तो ऑल वर्ड यहाँ पे वो नहीं आ रहा है, एक्सेप्शन में गिर जा रहा है। ऑल नहीं था कि मोस्टली मेराइन होने से वो करेक्ट होगा, ऑल मेराइन नहीं होगा, एक्सक्लूसिवली मेराइन नहीं है। सो इन दैट केस आपको इसमें बी मार्क करना था। मुझे पता है अभी तक के जो भी क्वेश्चंस थे वो आप कर पाए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 151। अब हम क्वेश्चन नंबर 151 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 151 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा है, जिसमें असर्शन और रीजनिंग से है। असर्शन में है द प्लेसेंटा सीक्रेट्स हार्मोन लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एंड प्रोजेस्टेरॉन व्हिच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। तो हमें पता है कि प्लेसेंटा 4 हार्मोन, बुक के हिसाब से 4 हार्मोन है, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL दैट इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। HCG का रोल क्या होता है ये भी सुन लो आप। HCG प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है आफ्टर इम्प्लांटेशन, जो कि कंफर्म करता है प्रेगनेंसी यूरिन में, ब्लड में मिलने के बाद। साथ ही साथ वो कॉर्पस ल्यूटियम को बचा के रखता है, उसे डिमिनिश होने नहीं देता, जिससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो बरकरार रहे और प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। HPL जो है बुक में हमारा ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन वो ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करता है, क्योंकि बॉडी में, मदर के बॉडी में इंसुलिन को रेजिस्टेंस बना के, रेसिस्टेंट करके मदर के ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है और ग्लूकोज को फीटस तक पहुंचाता है। ज़्यादा होने से प्रॉब्लम है, ऑप्टिमम केसेस में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और आपको पता है कि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन तो इंपॉर्टेंट है ही फॉर प्रेगनेंसी मेंटेनेंस। उसमें से प्रोजेस्टेरॉन आपका मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग। तो ये असर्शन तो पूरा करेक्ट है। अब हम देखते हैं रीजन में क्या है। रीजन में है HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये भी करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान 3 ही हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जो कि बाकी दूसरे हमारे पूरे लाइफ स्पान में या दूसरे कंडीशन में ये सीक्रेट नहीं होता। जैसे HCG, HPL, रिलैक्सिन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। तो ये भी करेक्ट है, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। सो इन दैट केस हमें देखना है, इसमें आंसर आ जा रहा है बी। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। सो इन दैट केस आपको इसमें बी मार्क करना था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 152। 152 में पूछा है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट क्योर फॉर ADA डेफिशिएंसी। ये बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन चैप्टर से है। ADA है क्या? ADA एडेनोसाइन डीएमिनेज है, जो एक ऐसा एंजाइम है जो मैचुरेशन ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स के मैचुरेशन के लिए ADA हमें चाहिए। जिस बच्चे में ये नहीं होगा उसके पूरे लाइफ बोन मैरो में बी सेल्स, टी सेल्स इमेच्योर ही पड़े रहेंगे और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस दैट इज एक्यूर्ड इम्यूनिटी उसका नहीं रहेगा। सो इन दैट केस करना क्या है? अगर आपको टेम्पोररी क्योर चाहिए, जब आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड करते हैं, जो बुक में आपका लिखा हुआ है 4 ईयर गर्ल चाइल्ड 1990, उसमें क्या क्या था? उसमें बी सेल्स, टी सेल्स को, इमेच्योर बी सेल्स, टी सेल्स के बॉडी से निकाल के रेट्रोवायरस के थ्रू ADA जीन को उसमें डाल के उस बी सेल्स, टी सेल्स को, जो इमेच्योर था पेशेंट के बॉडी से निकालने वाला, उसको इंजीनियर्ड सेल्स बनाए और थोड़ा थोड़ा करके बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया गया। या तो और एक है ADA जो फंक्शनल जीन है उसको एक्सप्रेस करो बाहर, फिर उस एंजाइम को बना के लैब में डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं हम बोन मैरो के अंदर, वो भी कर सकते हैं। तो एक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, एक दूसरा है लिम्फोसाइट्स को इंजीनियर सेल्स करके वही बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू डालना, या तो ADA जो एंजाइम है उसका इंजेक्शन देना पेशेंट को। लेकिन इसमें से कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है। अगर हमें परमानेंट क्योर सोचना होगा तो हमें एम्ब्रायनिक स्टेज में ही उसे चेंज करवाना पड़ेगा। मतलब जब एम्ब्रायो बन रहा होता है तभी हमें उस चीज़ को डालना पड़ेगा, जिससे कि वो परमानेंट क्योर के कैटेगरी में गिर सके। तो इसमें यही क्वेश्चन है कि ADA डेफिशिएंसी अगर है तो हम परमानेंट क्योर अगर करना चाहते हैं तो कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है? इंट्रोड्यूसिंग ADA जीन इनटू लिम्फोसाइट व्हिच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट, ये होगा, लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं है, क्योंकि पेशेंट लिख रहे हैं, इसका मतलब उसका जन्म हो चुका है। नेक्स्ट है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, इसमें भी ये जन्म के बाद ही इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूसिंग ADA जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल्स एट अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज, आपको यहाँ पे यही मार्क करना था। मुझे ये पता है कि आपने इसके इस केस में यही मार्क किया होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्टली एम्ब्रायो लिखा हुआ है और हमारे NCERT में भी लास्ट में मेंशन ही एम्ब्रायनिक स्टेज में हम उसे परमानेंट क्योर के कैटेगरी में डाल सकते हैं। और इंजेक्टिंग फंक्शन ADA टू पेशेंट इनटू पेशेंट सी बी आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड ही है। तो अच्छे से उस चीज़ को पढ़ लेना, कि मैंने देखा ये क्वेश्चन रिपीटेडली वो पूछते रहते हैं नीट में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 153।
153 में देखते हैं किसमें है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइस्थेनिया ग्रेविस इज इनकरेक्ट। हमें पता है कि माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में सर्कुलेमा के सरफेस में एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स डैमेज हो जाते हैं एंटीबॉडीज के लिए, उससे हमारा जो मसल कंट्रैक्शन है उस पर फर्क पड़ता है, उससे पैरालिसिस भी होता है। तो हमें इसमें देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। इट इज़ एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ये करेक्ट है। इट अफेक्ट्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये भी करेक्ट है, दैट इज मोटर इनप्लीट। इट लीड्स टू फैटिग एंड मसल वीकनेस, करेक्ट है। इट कॉजेज प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, ये गलत है, इसलिए ये मार्क करना, बिकॉज दिस इज अ पॉइंट फॉर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बच्चे काफ़ी इसमें मिक्स करते चीज़ों को, इसलिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन दिया है जिससे कि आपको दिखे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और माइस्थेनिया ग्रेविस दो अलग चीज़ है। एम करके उस चीज़ को डायरेक्टली प्लेस मत कर देना कि प्रोग्रेसिव डिजनरेशन इज अ पॉइंट फॉर दिस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्योंकि उसमें ऐसा डिटेल्स तो लिखा नहीं है कि होता है, उसमें एक्चुअली कंफर्मेशन का प्रॉब्लम है। और माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें एंटीबॉडी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में अफेक्ट करता है बाय डिस्ट्रॉइंग द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सर्कुलेमा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछा है। इसमें देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक फीचर ऑफ द ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल सहेली कंपेयर टू अदर कंट्रासेप्टिव पिल्स। हमें पता है कि सहेली वंस ए वीक पिल है, सहेली में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं रहता। सहेली CDRI ने बनाया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने बनाया। सहेली का जो वो है मैकेनिज्म है, इट्स जस्ट लाइक दैट इट कंटेन्स सर्टेन केमिकल, ये सुन लो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ऑर्मेलोजिफिन या तो सेंट्रोमिन रहता है which blocks the receptor of estrogen inside the uterine cell, और वो एंडोमेट्रियम को थिक होने नहीं देता जिससे इम्प्लांटेशन साइट रेडी ना हो। साथ ही साथ अगर किसी का ओवरियन साइकिल आराम से उसमें इंटरफेयर नहीं करता, फीमेल में ओवरियन साइकिल नॉर्मल रहेगा। अगर स्पर्म एंटर हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ब्लास्टोसिस्ट भी बन गया, लेकिन ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर में जो जोना पेल्यूसिडा है उसे हटने नहीं देता है, तो इन दैट केस सहेली का ये फंक्शन है। तो इसमें से आपको पूछा है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है सहेली के रेफरेंस में। इट कंटेन्स combination of estrogen and progesterone, ये तो नहीं होगा। It is a daily contraceptive pills, no. It have to be taken for 21 days, no. It is a non-steroidal pill taken once a week, तो ये करेक्ट है। और ये इम्प्लांटेशन को अफेक्ट करता है मेनली, और जो स्टेरॉइडल कंट्रासेप्टिव पिल्स है उसका मेन है इनिबिट ओव्यूलेशन, मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ओके, और एक चीज़ याद रखना, ये वंस ए वीक पिल है, नॉन स्टेरॉइडल है, हाईली इफेक्टिव है, साइड इफेक्ट नहीं है, और साइड इफेक्ट मतलब बहुत कम है, और ओवेरियन साइकिल से वो इंटरफेयर, मतलब ओवेरियन साइकिल मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, उससे वो इंटरफेयर नहीं करता, वो ध्यान रखना। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 भी आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल से पूछा है, फर्स्ट चैप्टर जो बायोटेक्नोलॉजी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एप्लीकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस बाय कोहेन एंड बोयर्स एक्सपेरिमेंट। हमें पता है कोहेन एंड बोयर ने आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया था फ्रॉम द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सल्मोनेला टाइफोमेरियम। वो प्लाज्मिड निकाल के उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उसमें डाल के ई कोलाई में क्लोनिंग किया था। सो इन दैट केस उनका मेन वो था कि क्लोनिंग ऑफ जीन्स पे वो वर्क करे, तो इसलिए आपको इसमें आंसर मार्क करना था क्लोनिंग ऑफ जीन्स। बाकी अगर देखो इसमें कोई लिंक नहीं है, लेकिन मैं ये आपको थोड़ा बोलना चाहूँगी, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब होता है प्रोवाइडिंग द स्टेराइल एनवायरनमेंट इन द लैब। स्टेराइल का मतलब यहाँ पे होता है माइक्रो फ्री एनवायरनमेंट, जिससे कि जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें बनाना है फ्रॉम अ डिजायर्ड जीन और फ्रॉम अ डिजायर्ड माइक्रोब्स, वो हमें मिल पाए, उसका एक्सप्रेशन अच्छा रहे, क्लीन रहे इन्वायरमेंट, जिससे कि हमने जो बैक्टीरिया में जीन डाला है उसका प्रोडक्ट हमें वही मिले। ओके, ये ध्यान रख लेना क्योंकि इसमें बहुत सारों का डाउट हो सकता है। पुराने बुक में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग वर्ड नहीं है और बाद में उनको ऐड किया है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 आपको एक्सक्रीशन से पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस रिगार्डिंग ADH इज एंटी डायोटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन एंड द हाइपोथैलेमस आर करेक्ट। तो हमें पता है कि ADH इज रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ब्लड ऑस्मोलरिटी टू कंजर्व वाटर। हमें ये पता होना चाहिए कि ADH करता क्या है। पहले ADH एक ऐसा हार्मोन है जो बनाता हाइपोथैलेमस है, स्टोर करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस, और ADH का रोल होता है जब भी ब्लड में ऑस्मोलरिटी बढ़े, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बढ़ जाए, इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा हो जाए और वाटर कम हो जाए, तब भी वो काम करता है। ओके, इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, क्योंकि
केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में एक लाइन है कि ADH इज हेल्पफुल इन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बिल्कुल करेक्ट, वो भी करेक्ट है। लेकिन अगर ऐसे लाइन आए कि ब्लड में अगर ऑस्मोलरिटी सॉलिड कंसंट्रेशन बढ़ गया तब क्या ADH रिलीज होगा? हाँ, क्योंकि उसका प्राइमरी फंक्शन होता है वाटर का बैलेंस, सेकेंडरी फंक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट अगर दिया है हाइपोथैलेमस डिटेक्ट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। हमें पता है कि हाइपोथैलेमस एक हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें ऑस्मोरिसेप्टर्स रहता है। एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड से, ब्लड का वॉल्यूम कम होने से, मान लो किसी का डायरिया हो, वॉमिटिंग हो, किसी भी कारण हमारे ब्लड में अगर वाटर का लेवल कम हो और इलेक्ट्रोलाइट का कम हो, किसी चीज़ का कम हो, हाइपोथैलेमस उसे भाप लेता है, सेंस कर लेता है। सो इन दैट केस जो बी लिखा है, A B दोनों ही स्टेटमेंट हमारा इसमें करेक्ट आ रहा है, तो इसमें आपको C मार्क करना था। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, दैट इज 157। 157 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये बहुत सिंपल है, इसमें आपको C मार्क करना था। एक स्पर्मेटोगोनिया से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इन दोनों में तो डिफरेंस है ही नहीं। जो स्पर्म साइकिल में एंटर होता है उसी स्पर्मेटोगोनिया को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल सकते हैं। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है और दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्मेटेड बनता है। फिर वो डिफ्रेंशिएट करता है, डिफ्रेंशिएशन से, मेटामॉर्फोसिस से चार स्पर्म बनाता है। तो इसमें आपको C मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम देखेंगे 158 में विच डिजीज इज कॉज बाय रैपिड स्पाज्म इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम एंड बॉडी फ्लूइड। तो इसमें आपको पता ही है, इसमें आंसर T10 ही है, क्योंकि हमें पता है कि बॉडी फ्लूइड में अगर लो कैल्शियम है तो वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, कैल्शियम कम होने से सोडियम का फ्लो इनसाइड द मसल ज़्यादा होगा, उसके कारण मसल कंट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल होगा, उसी को हम स्पाज्म या वाइल्ड कंट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको T10 ही मार्क करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 159। अब हम क्वेश्चन नंबर 159 देखेंगे जो केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से है। मैच द फॉलोइंग। इसमें हार्मोनल डिसऑर्डर है, इस साइड हार्मोन्स इन्वॉल्व है। क्रिटिनिज्म होता है थायरॉक्सिन की कमी से, बच्चों में होता है। हाइपोथायराइडिज्म इन मदर। एक्रोमेगाली इज रिलेटेड टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन मिडिल एज पीपल। एडिसन्स डिजीज रिलेटेड टू हाइपो सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, जो कि कॉर्टिसोल गिल रहा है। डायबिटीज मेलाइटिस इज लिंक्ड विद इंसुलिन डेफिशिएंसी और इंसुलिन रेजिस्टेंस। ग्वाइटर इज रिलेटेड टू थायरॉक्सिन। तो इसमें आंसर आपका A आ रहा है, A2, B3, C1, D4, E5। तो ये सिंपल सा था क्वेश्चन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 160। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 160 जो कि एनिमल किंगडम से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शार्क्स, स्कोलिडन एंड रेज, जो कि कार्टिलेजिनस फिशेस के कैटेगरी में आता है। इसमें हमें पता है कि प्लेक्वाइट स्केल वाला पॉइंट करेक्ट है। स्केलेटन मेड एंटायरली ऑफ कार्टिलेज करेक्ट है कि नॉटोगोट प्रेजेंट परसिस्टेंट फॉर होल लाइफ, ये भी पॉइंट याद रखना। प्रेजेंस ऑफ स्विम ब्लैडर फॉर बुओयेंसी, दिस इज अ पॉइंट फॉर ऑस्टिक थाइज, बोनी फिशेस। तो इसमें आपको पूछा है नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें C मार्क करना था। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑफ सम स्पीसीज एग्जिबिटिंग विविपेरिटी, विविपेरिटी भी शो करता है क्योंकि वो अपने एग्स को पाउच में लेके घूमता है फॉर पेरेंटल केयर। सो इन दैट केस आपको इसमें C मार्क करना है, क्योंकि स्विम ब्लैडर हो, एयर ब्लैडर हो, दिस इज अ फीचर ऑफ ऑस्टिक थाइज जो कि उसे बुओयेंसी प्रोवाइड करता है। कार्टिलेजिनस फिशेस में ये है नहीं स्विम ब्लैडर, इसलिए वो कंटिन्यूसली स्विम करता है टू अवॉइड सिंकिंग। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 थोड़ा सा लेंथी, लंबा मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है। हर चीज़ के लिए आपको रेडी रखना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन पेपर हम फ्रेम कर रहे हैं आपके भलाई के लिए कर रहे हैं, जिससे कि आपको हर चीज़ों का एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। ओके, किसी भी पॉइंट को सपोज कहीं पे लेंथी है, इजी है, मिक्स करके हमें देना पड़ेगा, जिससे कि हर तरह के क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहो। वो ध्यान रखना, इसे देख के तो आपको शायद लगा होगा कि बहुत लंबा क्वेश्चन है। 161 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सिंथेटिक रिकम्बिनेंट इंसुलिन। तो इसमें हमें देखना है सिंथेटिक रिकम्बिनेंट इंसुलिन के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है। Recombinant insulin is made by inserting the full human insulin gene into E. coli which secretes an active insulin. No, कि हमें पता है कि हम A और B पेप्टाइड सेपरेटली बनाते हैं, पूरे जीन को हम नहीं डाल देते हैं। अगर हमें इंसुलिन बनाना है रिकम्बिनेंट वाला, तो A पेप्टाइड का A जीन जो है, जैसे A पेप्टाइड बनेगा, B जीन से B पेप्टाइड बनेगा, हम बीटा सेल से एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग E. coli में ग्रो करते हैं। सो इन दैट केस ये गलत आ रहा है। नेक्स्ट है आपका द इंसुलिन मेड थ्रू rDNA टेक्नोलॉजी कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ C पेप्टाइड। नो, हमारे बॉडी में जो इंसुलिन बनता है फ्रॉम पैनक्रियास के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन के बीटा सेल से जो बनता है, उसमें प्रो इंसुलिन के टाइम में C होता है, लेकिन C बाद में गोल्गी कम्प्लेक्स उसे निकाल देता है और A और B को जोड़ के फिर सिस्टम यूज़ करता है उसे। तो C जब भी हम
हम रिकम्बिनेंट इंसुलिन बनाएंगे, सी का कोई बात इसमें आएगा ही नहीं, सी पेप्टाइड होता ही नहीं है सिंथेटिक इंसुलिन में। ओके चलो नेक्स्ट, द ए एंड बी चेन्स ऑफ इंसुलिन आर प्रोड्यूस सेपरेटली इन बैक्टीरिया एंड लेटर कंबाइंड, ये करेक्ट है। और यही सबसे चैलेंजिंग टास्क है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, जो कि बुक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है द फर्स्ट रिकम्बिनेंट इंसुलिन वाज डेवलप्ड बाय एली लिली एन अमेरिकन कंपनी, तो ये करेक्ट है। E. coli is modified produce pre-pro insulin which directly converts into insulin, नो इसमें प्रो इंसुलिन प्री प्रो इंसुलिन ऐसा कोई भी वर्ड अगर लिखा है तो गलत होगा, क्योंकि हम डायरेक्टली ए और बी पेप्टाइड अलग अलग बैक्टीरिया में बनाते हैं, दोनों को निकाल के दोनों को कंबाइन करते हैं। इसमें प्रो इंसुलिन का सवाल ही नहीं उठता और ना ही प्री प्रो इंसुलिन वर्ड ऐसा कुछ होता है। ओके तो 5 भी गलत है। 6 में रिकम्बिनेंट इंसुलिन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एलर्जिक रिएक्शन फ्रॉम एनिमल इंसुलिन, तो ये करेक्ट है। तो इसलिए आंसर आपको सी मार्क करना है। मैं आपको यहाँ पे कुछ एक सजेशन देना पसंद करूंगी कि आप बुक में देखना कि इंसुलिन वाले पार्ट में इसमें आप फंस सकते हो। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने मेंशन किया है एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से लिंक कर रहा है। सेकंड उन्होंने बोला है कि इंसुलिन हम टैबलेट के फॉर्म में क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो एक छोटा सा पेप्टाइड है 51 अमीनो एसिड का, वो हमारे सिस्टम इजीली उसे डाइजेस्ट कर लेगा और ब्लड तक पहुंचेगा नहीं। थर्ड पैरा में उन्होंने मेंशन किया है कि पहले के ज़माने में जब रिकम्बिनेंट इंसुलिन नहीं बना था तो स्लॉटर्ड काउ और जो भी स्लॉटर्ड कैटल्स है, स्लॉटर्ड पिग है, उसका हम एक्सट्रैक्ट करते थे पेनक्रियास से इंसुलिन और फिर यूज़ करते थे, लेकिन उसमें एलर्जिक रिएक्शन ह्यूमन में पाया गया था। फिर एक ट्यूनिंग आया पैराग्राफ का जिसमें उन्होंने बताया अबाउट हमारी बॉडी में नेचुरल इंसुलिन कैसे बनता है। नेचुरल इंसुलिन बनाता है बीटा सेल्स, उसमें ए बी सी बनता है। सी जो होता है बाद में उसे निकाल दिया जाता है और ए बी को कंबाइन करके फिर मैच्योर इंसुलिन बनता जो बॉडी हमारा यूज़ करेगा। फिर एक लाइन आया जो कि रिकम्बिनेंट इंसुलिन का है। पैराग्राफ में गैप नहीं है इसलिए कन्फ्यूजन आता है, ये प्लीज़ आप उसे अलग अलग करके एक बार पढ़ोगे। लास्ट में एक पार्ट आया जिसमें लिखा है रिकम्बिनेंट इंसुलिन में दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क टू कंबाइन द ए एंड बी बाय डाइसल्फाइड लिंकेजेस, तो वहाँ से शुरू हुआ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सिंथेटिक इंसुलिन वाला पैराग्राफ। तो वहीं से आपको वो पार्ट पढ़ना है। रिकम्बिनेंट इंसुलिन का वो है, मिडिल में नेचुरल इंसुलिन का है, ऊपर एलर्जिक रिएक्शन का कैटल्स और पिग से रिलेटेड है, इधर है इंसुलिन जो पेप्टाइड हम डायरेक्टली टैबलेट के फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, उसे इंजेक्ट करना पड़ता है नहीं तो डाइजेस्ट हो जाएगा, और ऊपर है एडल्ट ऑनसेट इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2, ये टाइप 2 के रेफरेंस में था। और हमें ये पता है कि रिकम्बिनेंट इंसुलिन जो हम यूज़ किया जाता है, अभी पेशेंट्स यूज़ करते हैं, उसमें एलर्जिक रिएक्शन नहीं है। ओके तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं 169 61। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 162। 162 में पेशेंट ब्रॉट टू हॉस्पिटल विद मायोकार्डियल इंफ्रॉक्शन इज इमीडिएटली गिवन, तो इसमें आंसर होगा स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि मैंने आपको समझा लिया था कि स्ट्रेप्टोकाइनेज एक टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है जो क्लोट बस्टर का काम करता है। सो इन दैट बेसिस अगर मायोकार्डियल इंफ्रॉक्शन हार्ट अटैक से किसी को बचाना है तो हम टीपीए यूज़ करेंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज भी बोलते हैं। ओके चलो अब 163 देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉपर टी एंड इंट्रायूट्राइन डिवाइस। हमें पता है कि इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में 3 कैटेगरी दिया है, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर कंटेनिंग एंड हार्मोनल। तो इसमें कॉपर कंटेनिंग में मेन पॉइंट होता है, एक तो है कॉमन फीचर सबके साथ मिलता है उसका फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, और उसका अपना स्पेसिफिक फीचर है कॉपर कंटेनिंग का, इट सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म एंड दिस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म भी वो होता है। ठीक है तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट है। कॉपर टी इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस एंड रिड्यूसेस द स्पर्म मोटिलिटी, तो आपको यही मार्क करना है। बाकी देखो कॉपर टी इज अ हार्मोनल कंट्रासेप्टिव, तो ये गलत हो गया ना। कॉपर टी प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन बाय चेंजिंग द यूट्राइन लाइनिंग, दिस इज अ पॉइंट फॉर मेनली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फॉर हार्मोनल IUDs, and copper tea is used for the permanent sterilization by blocking the fallopian tube. No, it is related to vasectomy and tubectomy. तो इसमें पहले ही आंसर आपका निकल जा रहा था, आपको इसमें A मार्क करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 164 देखेंगे। The receptors for the drug shown below located in CNS and GIT. That is GIT is gastrointestinal tract. हमें पहले पता होना पड़ेगा ये क्या है। This is a chemical structure of morphine, जो कि बुक में है ही। Chemical structure ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर पहले के एनसीईआरटी में थोड़ा सा अलग था, न्यू एनसीईआरटी में थोड़ा अलग है, ये प्लीज़ देख लेना, इसलिए मैंने ये डाला है कि आपको पता रहे। ओके चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 165।
क्वेश्चन नंबर 165 भी बायोटेक से है, देखते हैं इसमें क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ कार्व्ड वेज एंड स्टीरर इन अ सिंपल स्टीर टैंक बायोरिएक्टर। हमें पता है कि जो बायोरिएक्टर है उसमें नीचे वाला एरिया जो कार्व्ड रहता है वो क्यों रहता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। तो इसमें ये मार्क करना था, द कार्व्ड बेस फैसिलिटेट्स द मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग ऑक्सीजन भी, एंड वाइल स्टीरर एंश्योर्स द इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द रिएक्टर। सो इन दैट केस आपको एक चीज देखना है कि अगर तुम्हें पूछेंगे कार्व्ड बेस और स्टीरर दोनों मिक्स करके दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ए मार्क करना है क्योंकि मैंने देखा ये पूछते रहते हैं। ओके, तो इसमें याद रखना कार्व्ड बेस है फॉर द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट, उसमें ऑक्सीजन भी आ जाएगा, और स्टीरर का काम होता है ऑक्सीजन हर लेयर तक हर जगह पे ऑक्सीजन अवेलेबल हो। ठीक है, चलो इसमें ए ही मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन्स एरोमेटिक अमाइनो एसिड। ये बायोमोलिकुलर चैप्टर से है, इसमें तो डायरेक्ट आपको यही मार्क करना है, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन। 167 में देखते हैं, ह्यूमेंथेल्टन डिजीज से है। द लिम्फोइड टिश्यू लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट्स रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनिटल इज कॉल्ड मल्ट। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये 50% यही कवर कर लेता है, ये ध्यान रखना। ओके, तो इसमें भी सिंपल ही था, इसमें आपको आंसर सी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 मेंस्ट्रुअल साइकिल से है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज द सीक्वेंस ऑफ हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें द बेस्ट ऑप्शन आ रहा है, इसमें एफएसएच, फिर आया एस्ट्रोजन, फिर आया प्रोजेस्टेरोन। अब देखो इसमें सब हार्मोन मेंशन नहीं है, लेकिन इसमें एप्रोप्रिएट आंसर सी निकल रहा है, क्योंकि पहले एफएसएच आएगा, ओवेरियन फॉलिकल को ग्रो करेगा, उसके साथ साथ एलिश तो रहता ही है, फिर ग्रोइंग फॉलिकल से एस्ट्रोजन आएगा, एस्ट्रोजन आके एफएसएच एलिश दोनों को पीक में पहुंचाएगा, एलएच सर्च होगा, ओव्यूलेशन होगा, उसके बाद आएगा प्रोजेस्टेरोन, फिर आएगा एस्ट्रोजन। सो इतना लिखा नहीं है लंबा, लेकिन इसमें शॉर्ट में अगर तुम देखो पहले एफएसएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ही करेक्ट बैठ रहा है, बाकी यहाँ पे करेक्ट बैठ नहीं रहा है। ओके, चलो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169 आपका माइक्रोब से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस एंड बैसिलस thuringiensis होता है ना बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो इसमें अब न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस इज अ बायो कंट्रोल एजेंट दैट टारगेट फंगल इन्फेक्शन। नो, ये मेनली तो इंसेक्ट्स को वो करता है, तो फंगल नहीं होगा। वाइल बैसिलस कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट, तो ये करेक्ट था। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस इज अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स एंड किल्स इंसेक्ट पेस्ट, वेरस बैसिलस स्पीसीज आर बैक्टीरिया यूज फॉर बायो कंट्रोल एजेंट्स ऑफ प्लांट पैथोजन। ये हमने डिस्कस किया था बैसिलस के ऊपर। और न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस का जो जीनस है बैक्यूलर वायरस, उसका टारगेट कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट्स होते हैं, और ये बाकी सबको हार्म नहीं पहुंचाता, नैरो स्पेक्ट्रम है। तो इन दैट बेसिस आपको इसमें बी मार्क करना था। बोथ न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस एंड बैसिलस आर फंजाई यूज्ड टू कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट, तो ये तो नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन भी इसमें करेक्ट बैठ नहीं रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस एंड बैसिलस आर यूज्ड टू कंट्रोल बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन प्लांट्स, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 ब्रीदिंग से है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ह्यूमन बॉडी। PO2 इज हायर इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देन इन एल्वियोली। हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना होगा, 40, और एल्वियोली में कितना है, 104, तो ये गलत आ रहा है। PCO2 इन एट्रियल ब्लड इज हायर देन इन द बैलेंस ब्लड। PCO2 एट्रियल ब्लड में है 40, और इधर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आता है 45, तो ये भी उल्टा लिखा हुआ है। PO2 इन एल्वियोली इज 104 एंड हायर देन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, 40 है। सो इन दैट केस अगर हम देखेंगे ये करेक्ट आ रहा है, तो आपको इसमें सी मार्क करना था। PCO2 इन एल्वियोली इज हायर, तो वो होगा ही नहीं। PCO2 एल्वियोली में कितना था, इज अराउंड 40, और वेनस ब्लड में कितना था, 45, तो ये गलत आ रहा है। सो आपको वो टेबल याद करना है, एक टेबलेट फॉर्म में पार्शियल प्रेशर लिखा हुआ है ना, कहाँ पे 95 है, या तो कहाँ पे 40 है, कहीं पे 45 है, कहीं पे 104 है, 159 या 0.3 एटमॉस्फेयर में। इन दैट केस आप ये वो टेबल याद करो जिससे ये आप बोल पाओ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लगता है, वो ध्यान रखना। अभी हम देखेंगे 171 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। 8 से आपको पूछा HIV इज नॉट स्प्रेड बाय मियर टच और फिजिकल कंटैक्ट एंड स्प्रेड्स ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, तो ये करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि HIV या एड्स जो होता है वो कंटेजियस नहीं है, इन्फेक्शियस है, और जो छूने से नहीं होता, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है टाइम लैग बिटवीन HIV इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स में वेरी फ्रॉम अ फ्यू मंथ्स टू मेनी ईयर्स, यूजुअली 5 to 10 ईयर्स। ये सब NCERT के लाइन है,
ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आफ्टर गेटिंग इनटू बॉडी ऑफ द पर्सन द एचआईवी एंटर्स इनटू द मैक्रोफेजेस फिर डीएनए जीनोम ऑफ द वायरस, तो यहाँ पे गलत आ गया ना, डीएनए जीनोम कन्वर्ट्स टू आरएनए, तो इसलिए इसमें ये मार्क करना था। ऐसे लाइन में क्या होता है ना, हमें करेक्ट ही लगता है, अचानक से इनकरेक्ट हो जाता है। ओके, ओवर रीड नहीं करना, अच्छे से देख लेना है, चाहे ऐसे लंबा है तो पढ़ लो फिर मार्क करो, जिससे कि सिंपल सा क्वेश्चन गलत ना हो जाए। ओके, आपको ये चीज याद रखना है, एचआईवी फर्स्ट टारगेट है फैक्ट्री उसका मैक्रोफेज, और टी हेल्पर में भी रेप्लिकेशन करता है, मैक्रोफेज में भी करता है, लेकिन मैक्रोफेज को बचा के रखता है और टी हेल्पर को पहले खत्म करेगा। अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव है, इसका मतलब एचआईवी वायरस उसके बॉडी में है। इट डजंट मीन कि सफरिंग फ्रॉम एड्स अनटिल एंड अनलेस टी हेल्पर काउंट उसका कम हो जाए। ओके, सो इसमें तो आप समझ गए, उल्टा लिखा होता है, गलत आ गया। वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक मेथड फॉर एड्स इज एलाइजा, तो ये भी करेक्ट है। सो इन दैट बेसिस इसमें आपको सी मार्क करना था, क्योंकि आपको इनकरेक्ट पूछा था इसमें से। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 172 आपको पूछा इवोल्यूशन से। ये देखते हैं इसमें क्या है, द प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया इवॉल्व्ड इनटू सेवरल वैरायटीज ईच ऑफ व्हिच अपीयर्स टू बी सिमिलर टू ए करस्पॉन्डिंग मार्सुपियल बिकॉज ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दोनों एक रह सकता था, लेकिन इसमें दोनों ही एक साथ दे दिया, तो दोनों करेक्ट है, क्योंकि एडाप्टिव रेडिएशन का भी साइन है, एक ही हैबिटेट उनको मिला है, साथ ही साथ कन्वर्जेंट है, बिकॉज प्लेसेंटल मैमल्स में और मार्सुपियल्स में दोनों में सिमिलर फीचर आ गया था, जैसे तस्मेनियन वुल्फ में और वुल्फ में, जैसे नम्बेट और एंटीटर में, जैसे मार्सुपियल मोल और मोल में। सो इन दैट केस अगर हम देखें वो सिमिलर क्यों आया, एक तो उसके एडाप्टेशन के लिए और दूसरा उसका आया कि उसको सेम टाइप ऑफ हैबिटेट मिला। तस्मेनियन वुल्फ को भी पकड़ लेते हैं या प्लेसेंटल वुल्फ को, दोनों को सेम टाइप ऑफ नीश मिला, इसीलिए उसी तरह से वो एडाप्ट हुए और सिमिलर टाइप ऑफ फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन अलग होते हुए भी ऑरिजिन हमें देखा गया है कि वो सिमिलर है। तो इसीलिए ये दोनों को ही इंडिकेट कर रहा है कि द प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया इवॉल्व्ड इनटू सेवरल वैरायटीज ईच ऑफ व्हिच अपीयर्स टू सिमिलर टू करस्पॉन्डिंग मार्सुपियल बिकॉज ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन एंड कन्वर्जेंस। इसमें एंथ्रोपोजेनिक एक्शन नहीं आएगा। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का हमारी बुक में बेस्ट एग्जाम्पल बैक्टीरियल जो स्ट्रेन्स है उसके ऊपर दिया गया है, और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एडाप्टिव रेडिएशन से वो नहीं कर रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, यूज एंड डिसयूज वाला भी नहीं आ रहा है। ओके, तो इसमें आंसर आपको मार्क करना था बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोडोसाइट्स इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। आंसर तो आपको सी मार्क करना था, ये एक्सक्रीशन से है। आपको पोडोसाइट पहले पता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, एक बार बता दूं मैं। सपोज ये ग्लोमेरुलस है, उसके अंदर जो स्क्वामश के सेल्स होते हैं उसे हम एंडोथेलियम बोलते हैं। ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स में जो भी सेल्स होते हैं उसे हम एंडोथेलियम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलस विद एंडोथेलियल सेल। फिर नेक्स्ट हम ले लेते हैं, यहाँ पे जेली लाइक कुछ है, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन टाइप। उसी के ऊपर एक अलग कलर लेते हैं, कुछ एमीबा लाइक सेल्स हैं, इसको पकड़ लेते हैं, पोडोसाइट है, जो कि हमारे वोमेन्स कैप्सूल के इनर वॉल में है। तो द गैप बिटवीन द पोडोसाइट इज स्लिट फिल्ट्रेशन पोर, इसी को स्लिट फिल्ट्रेशन पोर बोलते हैं, जहाँ से ये छाक के जो ब्लड है ना, यहाँ पे जो ब्लड है ये फिल्टर होके यहाँ निकलता है, जिससे हम फिल्ट्रेट बनता है, GFR बनता है इस जगह से। तो आपको पूछा है यही क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोडोसाइट इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर टू फॉर्म फिल्ट्रेशन स्लिट। द पोडोसाइट के गैप को हम लोग फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं, टू प्रिवेंट द लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम पासिंग, जैसे कि प्रोटीन सेल्स कुछ भी पास होके ना आए PCT में, ठीक है, वो ध्यान रखना है। तो इसलिए आंसर इसमें आ रहा है आपका सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 ये आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन से पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कैटेकोलामाइंस सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला से जो हार्मोन सिक्रेट होता है एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन, उसे कंबाइंड वे में हम कैटेकोलामाइंस बोल सकते हैं, और जो सिनर्जिस्टिक है जिसका फंक्शन सेम होता है। तो हम देखते हैं पाइलो रिएक्शन ये करेगा, गूज़बम्प से रिलेटेड, ये करेक्ट है। इंक्रीज स्वेट सिक्रेशन होके, ये भी करेक्ट है। एलिवेट ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ता है, ये भी करेक्ट है। डिक्रीज रेट एंड फोर्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ये तो नहीं, बिकॉज हमें पता है कि स्ट्रेस में जब रहते हैं स्ट्रेस हार्मोन हमेशा हार्ट बीट को बढ़ाएगा, ब्रीदिंग रेट को भी बढ़ाएगा, डिक्रीज नहीं करेगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आंसर आपको डी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से पूछा है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। टू एनहांस रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिजीजेस, यस, क्योंकि हम GMO क्यों यूज करते हैं, जिससे कि हम उसे पेस्ट रेजिस्टेंट बना पाए, जैसे BT कॉटन है। नेक्स्ट है इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशन, यस, जैसे कि आपका है गोल्डन राइस, जिसमें हमने डैफोडिल का जीन डाला था और हमें उसमें विटामिन A भी मिल गया बाय द प्रोसेस ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन, जो GMO के
अंडर में आ रहा है। ओके, जीएमओ में मतलब क्या कर रहे हैं, हम प्लांट को ट्रांसफॉर्म कर ले रहे हैं और उसका जो न्यूट्रिशनल वो है बेनिफिट है इंक्रीज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट है नेचुरली ऑकरिंग विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। इसमें बोल रहे हैं नेचुरली ऑकरिंग, नो, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन से बना है, ह्यूमन ने ही उसे रेडी किया है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को, नेचुरल नहीं है ये, तो इसलिए नेचुरली देखते ही आपको ये सी में मार्क करना था। टॉलरेंस टू हर्बिसाइड्स एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, एबायोटिक फैक्टर्स को, स्ट्रेस को सहने की क्षमता है और टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। हम कहीं पे भी यूज़ कर उसे लगा सकते हैं और लैंड भी हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं बाय चेंजिंग दैम, कहीं पे भी कुछ भी उगा सक रहे हैं बिकॉज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इन दैट बेसिस इसमें सी मार्क करना था आपको, बहुत सिंपल सा था क्वेश्चन। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन द लिम्फोसाइट्स इंटरेक्ट विद एंटीजेंस, अंडरगो प्रोलिफरेशन एंड गेट डिफरेंशिएटेड इनटू इफेक्टर सेल्स। तो इसमें सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन मार्क करना था। देखो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, जहाँ पे हर तरह के जो बोन मेरो है या तो थाइमस, अगर तुम देखोगे बोन मेरो में हर तरह के ब्लड सेल्स बनते हैं और हर तरह के ब्लड सेल्स बनते भी हैं और मैच्योर भी होते हैं एक्सेप्ट टी सेल्स। और जो तुम्हारा थाइमस है, थाइमस में टी सेल्स मैच्योरेशन होता है, इसलिए थाइमस को हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के कैटेगरी में रखते हैं। और हमेशा याद रखोगे आप कि थाइमस और बोन मेरो माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ WBC, मेनली द बी सेल्स एंड टी सेल्स, और साथ ही साथ थाइमस का एक काम है टी सेल्स के मैच्योरेशन का। और एक चीज और याद रखना है कि बोन मेरो और थाइमस जो है वो एंटीजन सेंसिटिव बनाते हैं WBC को। क्या बनाते हैं? एंटीजन सेंसिटिव। और जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो एक ऐसा एरिया है जब वो बन जाते हैं, बन के वो ट्रेवल करके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जैसे कि लिम्फ नोड, अपेंडिक्स, पियर्स पैचेस जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में है, स्प्लीन में, इस जगह पे आके जमा हो जाते हैं। एंड दिस इज अ इंट्रैक्शन साइट ऑफ एंटीजन विद WBC और वो एक्टिवेट करते हैं WBC को, ठीक है, वो ध्यान रखना है। इसलिए इसमें आंसर आपको सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 177 आपको इवोल्यूशन से पूछा है, ह्यूमन इवोल्यूशन से लिंक है। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज और आर इनकरेक्ट? होमो इरेक्टस फॉसिल्स आर डिस्कवर्ड इन जावा इन 1981, ये करेक्ट है। द निएंडरथल मैन लिव्ड इन अ नियर ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका बिटवीन 75,000 10,000 ईयर्स एगो। सो अगर ये देखेंगे अफ्रीका नहीं था, इसमें एशिया होगा, ओके तो ये गलत हो गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस वे प्रोबेबली टॉलर देन 4 फीट, टॉलर देन नहीं, ये इतने टॉलर नहीं थे। दिस इज नॉट टॉलर देन 4 फीट, इज अप टू 4 फीट, नॉट टॉलर देन, ठीक है, नॉट होना चाहिए था इसमें, तो ये गलत आ रहा है। फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथियोपिया एंड तंजानिया, तो ये करेक्ट आ रहा है। तो इसमें आंसर आपको बी मार्क करना था। क्या मार्क करना था? आंसर बी, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 आपको पूछा एक्सक्रीशन से, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर इन रिस्पॉन्स टू रिलीज ऑफ एंजियोटेंसिन 2। हमें पता है रास मैकेनिज्म से लिंक है, जब भी हमारे GFR फॉल होता है तब रेनिन आता है, एंजियोटेंसिनोजेन को वो तोड़ के एंजियोटेंसिन 1 फिर 2 बनाता है। एंजियोटेंसिन 2 एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है, इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर क्योंकि उसका काम ही है एफरेंट आर्ट्रियोल को प्रेस करके GFR को बढ़ाना, तो वो भी करेक्ट है, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। रिलीज ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम जोना ग्लोमेरुलोसा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड मतलब ये मीन कर रहा है एल्डोस्टेरॉन, तो ये भी करेक्ट है। तो गलत क्या है? तो गलत हमारा आ रहा है सी, क्योंकि देखो इसका मेन एम ही है कि डिक्रीज नहीं, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स एंड वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन कराता है बाय इंस्ट्रक्टिंग द एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरॉन को लाके वो क्या करवाता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करवाता है। तो डिक्रीज नहीं, यहाँ इंक्रीज करने के लिए ही रास मैकेनिज्म हो रहा था, तो इसलिए इसमें आंसर सी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको लोकोमोशन से पूछा 179, मैच द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ कॉलम 1 विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन। हायोड हमारे स्कल का एसोसिएटेड बोन है, तो ये तो आपको दिख ही जा रहा होगा यू शेपेड, तो हायोड में आ रहा है डी। स्टर्नम आ जा रहा है आपका 2B, फ्लैट बोन्स इन द चेस्ट अटैच्ड टू रिब्स। ग्लेनॉइड आ जा रहा है ए और कार्पल्स आ जा रहा है ये, तो आंसर आपको इसमें ए मार्क करना था। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था लोकोमोशन से। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मेंस्ट्रुअल साइकिल से है, ओवेरियन साइकिल से। इसमें पूछा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, द लेवल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स पिक्स अराउंड 20th to 31st डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें प्रोजेस्टेरोन होगा क्योंकि ल्यूटियल फेज से लिंक है, एस्ट्रोजन का पिक 25th डे में आता है, तो इसमें प्रोजेस्टेरोन ही आपको मार्क करना था। आज का सोल्यूशन हमने कंप्लीट किया FT1 का। एक चीज आप याद रखना, अभी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, कभी आपका पेपर अच्छा होगा, कभी आपका पेपर थोड़ा सा खराब हो भी सकता है। इतना हमें नहीं सोचना है क्योंकि हमें हर तरीके से
से क्वेश्चंस को देखना है। हम भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहे हैं और फ्रेम करके आपको दे रहे हैं, जिससे कि हर टॉपिक से यहाँ पे चीज़ों को पता चले, और बाद में हमारा जब D-Day आए फाइनल नीट का, तब आपका 4 मई में एग्ज़ाम अच्छा हो, और वो होगा ज़रूर। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।